सोचो इंडिया की इकोनॉमी अगले 10 से 15 साल तक तेज़ी से ग्रो करती रहे। नए हाईवेज बनेंगे, नई फैक्ट्रीज लगेंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगे, डेटा सेंटर्स एक्सपेंड होंगे, एयर कंडीशनर्स हर घर में होंगे और भी बहुत कुछ जो इंडिया की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन सवाल ये है, जब देश को इतनी मैसिव पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड कौन करेगा? कौन देगा हज़ारों करोड़ का कैपिटल? कौन फाइनेंस करेगा थर्मल प्लांट्स, सोलर पार्क्स, ट्रांसमिशन लाइंस और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स? यहीं पर एंट्री होती है एक ऐसी कंपनी की जो आम इन्वेस्टर की नज़रों से कभी कभी छूट जाती है, लेकिन इंडिया की पावर स्टोरी में इसका रोल बहुत बड़ा है। और उस कंपनी का नाम है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, यानी कि पीएफसी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या पीएफसी एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म बिजनेस है? क्या ये स्टॉक डिविडेंड इनकम और बिजनेस क्वालिटी के कॉम्बिनेशन के साथ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकता है, या फिर लैंडिंग बिजनेस के रिस्क को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम पीएफसी के बिजनेस, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस और टेक्निकल स्ट्रक्चर को डेप्थ में समझेंगे और एंड तक आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस कंपनी को एनालाइज करते वक्त किन मैट्रिसेस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इंडिया की पावर स्टोरी। सबसे पहले एक स्टेप बैक लेते हैं। आज इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो फैक्ट्रीज ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, मेट्रो सिटीज़ एक्सपेंड होती है, ईवी चार्जिंग नेटवर्क डेवलप होता है, डेटा सेंटर्स पावर इंसेंटिव होते हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इंप्रूव होता है। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ और पावर डिमांड का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब अपने घर का एग्जाम्पल ले लीजिए। पहले सिर्फ फैन और लाइट होती थी, आज एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, लैपटॉप है, स्मार्ट टीवी है और भी बहुत कुछ है। घर का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ही काफ़ी बढ़ गया है। अब इस ट्रेंड को पूरे देश पर अप्लाई कीजिए तो समझ आता है कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट आने वाले सालों में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जहां इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है, और पावर सेक्टर में फाइनेंसिंग का मतलब है पीएफसी। चैप्टर 2, पीएफसी क्या करती है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पीएफसी खुद बिजली नहीं बनाती, पीएफसी ट्रांसमिशन लाइंस नहीं बिछाती, पीएफसी सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर नहीं करती। तो फिर कंपनी करती क्या है? पीएफसी एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये उन कंपनीज को लोन प्रोवाइड करती है जो पावर सेक्टर में प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रही होती है। एग्जाम्पल, पावर जनरेशन कंपनीज, ट्रांसमिशन कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। यानी पीएफसी पावर इकोसिस्टम का बैंकर है। अगर कोई कंपनी 5,000 करोड़ का पावर प्रोजेक्ट बनाना चाहती है तो उसे फाइनेंसिंग की ज़रूरत होगी। पीएफसी जैसे इंस्टीट्यूशंस उस ग्रोथ को फंड करते हैं, इसलिए पीएफसी का बिजनेस मॉडल इकोनॉमी के एक क्रिटिकल बैकबोन से लिंक्ड है। चैप्टर 3, गवर्नमेंट ओनरशिप का इम्पैक्ट। पीएफसी एक गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज है। इसका मतलब क्या मार्केट परसेप्शन के हिसाब से स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हाई होती है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग होती है, सेक्टर एक्सपर्टाइज डीप होती है, पॉलिसी अलाइनमेंट बेटर हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ओनरशिप का मतलब ऑटोमेटिक सक्सेस नहीं होता। अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को नंबर्स देखने होते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ, एसेट क्वालिटी, रिटर्न रेशियोज, डिविडेंड पे आउट्स, वैल्यूएशंस। ये मैट्रिसेस डिफाइन करते हैं कि बिजनेस कितना इफेक्टिव है या कितना एफिशिएंट है। चैप्टर 4, इन्वेस्टर्स पीएफसी को क्यों पसंद करते हैं। पीएफसी को इन्वेस्टर्स कई रीजंस की वजह से क्लोजली ट्रैक करते हैं। पहला, इस्टेब्लिश्ड बिजनेस मॉडल। कंपनी डिकेड से पावर फाइनेंसिंग स्पेस में ऑपरेट कर रही है। दूसरा, सेक्टर स्पेशलाइजेशन, फोकस्ड एक्सपर्टाइज का एडवांटेज होता है। तीसरा, अर्निंग्स विजिबिलिटी, लार्ज लोन बुक फ्यूचर अर्निंग्स को सपोर्ट कर सकती है। चौथा, डिविडेंड प्रोफाइल, पीएफसी हिस्टोरिकली डिविडेंड पेइंग कंपनी के रूप में जानी जाती है। पांचवा, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम एक्सपोजर, इंडिया ग्रोथ स्टोरी का इनडायरेक्ट प्ले। छठा, वैल्यूएशन अपील, कभी कभी मार्केट ऐसे स्टॉक्स को लोअर वैल्यूएशन मल्टीपल्स पर प्राइस करता है, यानी कॉम्बिनेशन वैल्यू इन्वेस्टर्स और डिविडेंड फोकस्ड इन्वेस्टर्स दोनों को अट्रैक्ट करता है। चैप्टर 5, रिस्क जो इग्नोर नहीं किए जा सकते। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। हर स्टॉक की स्टोरी के साथ रिस्क भी होते हैं। पीएफसी के साथ भी कुछ रिस्क आते हैं। रिस्क 1, लोन डिफॉल्ट। अगर बोरोअर्स रीपेमेंट में स्ट्रगल करते हैं तो एसेट क्वालिटी इंपैक्ट हो सकती है। रिस्क 2, सेक्टर कंसंट्रेशन। पीएफसी का एक्सपोजर पावर सेक्टर से हैवीली लिंक्ड है। सेक्टर 3, इंटरेस्ट रेट रिस्क, बोरोइंग कॉस्ट और लैंडिंग स्प्रेड्स इंपैक्ट हो सकते हैं। रिस्क 4, रेगुलेटरी रिस्क।
पॉलिसी चेंजेस सेक्टर इकोनॉमिक्स को अफेक्ट कर सकते हैं। रिस्क 5, मार्केट सेंटिमेंट। कभी कभी फंडामेंटल स्ट्रांग होने के बाद भी वैल्यूएशन री रेटिंग या डी रेटिंग हो सकती है, इसलिए पीएफसी को एनालाइज करते वक्त सिर्फ डिविडेंड या पीई रेशो देखना इनफ नहीं होता। चैप्टर 6, फाइनेंशियल एनालिसिस। अब तक हमने स्टोरी समझी, लेकिन स्टॉक मार्केट में स्टोरी तब तक मीनिंगफुल नहीं होती जब तक नंबर्स उसे सपोर्ट ना करें। अब हम स्क्रीनर के थ्रू देखेंगे रेवेन्यू और इंटरेस्ट इनकम ट्रेंड, नेट प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न रेशियोज, एसेट क्वालिटी इंडिकेटर्स, डिविडेंड हिस्ट्री, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ। यही सेक्शन डिसाइड करेगा कि बिजनेस एग्जीक्यूशन एक्चुअल नंबर्स में कैसा दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीनर के पोर्टल पर। ये हम स्क्रीनर के पोर्टल पर आ गए हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका एनएसई पर नाम पीएफसी है, ये अभी करंटली 446 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,47,102 करोड़ रुपए है। स्टॉक का पीई रेशो 5.68 है, जो इसको काफ़ी बजट में रखता है। इसकी बुक वैल्यू 403 रुपए है। डिविडेंड यील्ड 3.54 है, यानी कि ये एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। स्टॉक का ROCE 9.71% है। स्टॉक का ROE 20.7% है। ये काफ़ी अच्छा है इस सेक्टर के लिहाज से। ये इसमें कुछ कंपनीज की बातें लिखी, कुछ कंपनी क्या करती है, और आप इसके की पॉइंट्स भी देख सकते हैं कि इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में ये कंपनी काम करती है। हाल ही में देखा जाए तो एक छोटी सी इसमें रैली भी आई है, जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस में कवर करेंगे। नीचे चलते हैं तो ये इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज में स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.11 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। ये एक अच्छी बात है कि जो इसकी बुक वैल्यू है उसी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 18.3 डेज टू 12.4 डेज, यानी कि कंपनी को बिजनेस करने के लिए कितना दिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो कम हो रहे हैं। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ होती है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 10% ओवर 5 years. कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इन इंटरेस्ट कॉस्ट। ये सारी बातें हमने अभी जो कहानी बताई है उसमें कर ली है। ये पीयर कंपैरिजन का सेक्शन है। इसमें इस जैसी कितनी कंपनीज है और उनका कंपैरिजन किया गया है। सबसे पहले हमारी पावर फिन कॉर्पोरेशन ही आती है, यानी पीएफसी ही आती है, जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है और उसका पीई भी कंट्रोल में है। IRFC, REC लिमिटेड, इन सबको देखा जाए तो सबसे ऊपर पीएफसी का ही नाम आता है। हम इसके कुछ डेटा और देख लेते हैं। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे चलते हैं। पीएफसी का रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अगर हम लास्ट के कुछ क्वार्टर्स को देखें तो मार्च में ये रेवेन्यू टॉप पर था, उसके बाद ये डिक्लाइन हो गया, फिर ये कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। वैसे ही अगर हम इसका फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखें तो दिसंबर से मार्च में ये बढ़ा, मार्च से जून में भी ये बढ़ा। हालांकि इसकी रेवेन्यू मार्च से जून में कम हुई है, लेकिन इसका फाइनेंसिंग प्रॉफिट बढ़ा है। ये एक अच्छी खबर है। यहाँ पे इसका फाइनेंसिंग प्रॉफिट कम हुआ है जबकि इसकी रेवेन्यू बढ़ी है। ये एक स्लाइटली नेगेटिव है और बाकी इसका फाइनेंसिंग प्रॉफिट ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड में ही दिख रहा है। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका पॉजिटिव ट्रेंड में ही है ओवरऑल, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा डिप आया है 2% का, बट ओवरऑल ये पॉजिटिव में ही है। नेट प्रॉफिट भी इसका पॉजिटिव में ही है। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स की। ये ईयरली स्टेटमेंट्स होते हैं। इसमें फाइनेंसिंग प्रॉफिट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव में ही है। जितने भी साल हैं उनमें देखें तो सिर्फ 2017 में ये प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, बाकी ये पूरा पॉजिटिव ट्रेंड में ही चल रहा है। इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखें तो पूरा पॉजिटिव ट्रेंड में ही चल रहा है, मतलब ये स्टॉक कभी भी लॉस में गया ही नहीं आज तक। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2015 में ये 6,000 करोड़ था और मार्च 2026 में ये 33,000 करोड़ है, यानी 10 साल में ये 5 गुना हो गया है प्रॉफिट इसका। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह काम करता है। इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 साल में इसने 15% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दी है, जबकि 3 साल में 14% की दी है। इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 साल में 15% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिया है, जबकि 3 साल में 18% का दिया है। स्टॉक का CAGR 50% का है पिछले 3 साल में। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल में 21% है, जो कि हल्का सा कम है क्योंकि अभी स्टॉक करेक्शन में चल रहा है। बट
अगर हम ओवरऑल देखें तो पिछले 10 सालों में इसने कंसिस्टेंटली 20% का रिटर्न दिया है। अगर इसकी बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल इसका बड़ा है, टोटल लाइबिलिटीज़ इसकी ओवरऑल पॉजिटिव में गई है, जब टोटल एसेट्स भी इसके ओवरऑल पॉजिटिव में गए हैं। मतलब कंपनी अच्छा इन्वेस्ट भी कर रही है और अच्छा कमा भी रही है। कैश फ्लो कंपनी का बहुत अच्छे स्टेज पे नहीं है, कभी ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, कभी ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। फ्लक्चुएशंस एक कंपनी की बैलेंस शीट पे होना थोड़ा सा रिस्की रहता है, इसलिए इसमें ये रिस्क फैक्टर आपको ध्यान रखना चाहिए। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो पिछले 3 साल से 21% पे है। अगर इसके शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात करें जाए, प्रमोटर्स ने पिछले 10 सालों में कोई होल्डिंग नहीं बेची है। एफआईआईज ने होल्डिंग्स बढ़ाई है अपनी, डीआईआईज कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं इसके अंदर से। पब्लिक की होल्डिंग कम होने लगी है पिछले क्वार्टर में, लेकिन ओवरऑल ये बढ़ रही थी। चैप्टर 7 टेक्निकल एनालिसिस। फाइनेंशियल्स के बाद अब हम ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे। चार्ट हमें बताता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स स्टॉक को करंटली कैसा प्राइस कर रहे हैं। ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मोमेंटम से मार्केट सेंटिमेंट्स का आइडिया मिलता है। वैसे अगर आपको इस तरीके की डिटेल स्टॉक स्टडी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा गोल है कि हर वीडियो में कंपनी को सरफेस लेवल पे नहीं बल्कि बिजनेस मॉडल से लेकर फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स तक डेप्थ में एनालाइज किया जाए। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगली किस कंपनी का डीप एनालिसिस आप देखना चाहते हैं। तो चलिए हम चार्ट पर चलते हैं। तो ये हम हमारे ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पर आ गए हैं। ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का 1 मंथ का चार्ट है। आप देख सकते हैं ये जब से लिस्ट हुआ है तब से लेके 2023 के आसपास तक ये एक रेंज कंसोलिडेशन में कैद था। ये उसी रेंज में घूमता जा रहा था, लेकिन 2023 में जब इसने ब्रेकआउट दिया तो इसने लगभग 250% की रैली एक मूव में कर दी थी। अभी फ़िलहाल ये वापस एक करेक्शन में गया हुआ है। इस करेक्शन को हम इससे लोअर टाइम फ्रेम में स्टडी करते हैं। ये वाली करेक्शन हम इससे लोअर टाइम फ्रेम में स्टडी करेंगे, जो होगी 1 वीक की। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक माइनर सपोर्ट था और साथ ही में एक माइनर रेजिस्टेंस भी था जिसका ब्रेकआउट हो चुका है। अभी जब इसका ब्रेकआउट हुआ है तो ये रेजिस्टेंस तोड़ के अब इस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट काम में लेना चाहिए। उसके लिए इसने एक करेक्शन स्टार्ट करी भी है, यानी कि इस वाले लेवल तक ये आना चाहिए। इस वाली करेक्शन को हम इससे नीचे वाले टाइम फ्रेम में देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना हुआ था वो एक रेंज की तरह काम कर रहा है, जिसका ब्रेकआउट देने के बाद ये जो रेजिस्टेंस है ये एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, बट अभी तक इसके सपोर्ट पे आया नहीं है। तो ये वाली करेक्शन को हम और डीपली एनालाइज कर सकते हैं। उससे पहले ये वाली जो रैली आई है इस पे हम फिबोनाची लगा के देखते हैं। आप देख सकते हैं फिबोनाची का 0.5 और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो या फिर जो होने वाला सपोर्ट है वो एक ही जगह पे आ रहा है। इसका मतलब है हमारा जो लेवल्स है वो ठीक काम कर रहे हैं। अब इस वाली करेक्शन को ये जो वापस एक छोटा सा पुल बैक आया है इसको हम एक इससे और छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये लोअर हाइज लोअर लोज बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, जो कि फाइनली हमारे सपोर्ट जोन पे आना चाहिए। हम इसको वापस रिवर्स करते हैं। हमने अभी तक टॉप डाउन अप्रोच के साथ काम किया है, अब हम वापस ऊपर की तरफ चलते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करके 1 मंथ की तरफ चलते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि ये लोअर हाइज लोअर लोज बनाता हुआ नीचे आ रहा है। उसके बाद इससे ऊपर वाले टाइम फ्रेम डे के टाइम फ्रेम पे हमको दिख रहा है इसने एक रेजिस्टेंस को तोड़ा है, जो कि अब सपोर्ट का काम करना चाहिए। अभी तक वो सपोर्ट पे आया नहीं है तो हम अभी श्योर नहीं है। उससे पहले हम जो लेटेस्ट रैली आई है उस पर फिबोनाची लगा के देखेंगे। लेटेस्ट लो टू लेटेस्ट हाई अगर हम कनेक्ट करते हैं तो फिबोनाची का 0.5 और हमारा जो लेवल है सपोर्ट या रेजिस्टेंस का, टूटा हुआ रेजिस्टेंस या होने वाला सपोर्ट का जो लेवल है 435.25, वो बिल्कुल सेम लेवल पे आ रहा है फिबोनाची के 0.5 लेवल पे, जिससे हमारा लेवल कंफर्म होता है।
उससे पहले ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था 364 का जो लेवल था। हम एक स्टेप और ऊपर आते हैं, हम डेली टाइम फ्रेम से वीकली टाइम फ्रेम तक पे जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे को अपने लेवल्स ठीक से काम करते हुए मिल रहे हैं और इस रेजिस्टेंस का एक इनिशियल बहुत अच्छी कैंडल के साथ, मारुबुजू कैंडल के साथ ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। 2 रेगुलर मारुबुजू कैंडल है और साथ ही में एक हैमर कैंडल से इसने अपना पिछला सपोर्ट टेस्ट किया है। हम फिर से इससे एक ऊपर टाइम फ्रेम पे आते हैं, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। 1 मंथ के टाइम फ्रेम में अगर हम आके देखते हैं तो एक बहुत बड़ी कंसोलिडेशन के बाद इसने एक इनिशियल ब्रेकआउट दिया था जिसमें 250% का रिटर्न आया है, लेकिन ये अभी फर्स्ट फेज़ ऑफ करेक्शन में ही है। इसके बाद ये वाली जो रैली निकली थी, ये ही ट्रेंड आगे कंटिन्यू हो सकता है बशर्ते इसका टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन पूरा हो। चैप्टर 8 फाइनल समरी। तो दोस्तों पूरी एनालिसिस को एक साथ समराइज़ करते हैं। पीएफसी एक ऐसा बिजनेस है जो इंडिया की लॉन्ग टर्म पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी से सीधे जुड़ा हुआ है। कंपनी का रोल बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये खुद प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट नहीं करता, बल्कि ये उन प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। अगर पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो फाइनेंसिंग डिमांड भी बढ़ सकती है। इसी वजह से पीएफसी को कई इन्वेस्टर्स इंडिया ग्रोथ स्टोरी के इनडायरेक्ट प्ले के रूप में देखते हैं। साथ ही किसी भी लैंडिंग बिजनेस की तरह एसेट क्वालिटी, इंटरेस्ट रेट्स, सेक्टर कंसंट्रेशन और रेगुलेटरी फैक्टर्स को समझना बेहद ज़रूरी है। इसलिए किसी भी स्टॉक को केवल प्राइस मूवमेंट के आधार पर नहीं बल्कि बिजनेस क्वालिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और रिस्क फैक्टर्स के साथ इवेल्युएट करना चाहिए। तो दोस्तों ये था पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी पीएफसी का कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस। हमने इस वीडियो में बिजनेस मॉडल, इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और टेक्निकल स्ट्रक्चर को डिटेल में समझने की कोशिश करी है। मुझे उम्मीद है कि इस एनालिसिस से आपको कंपनी को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली होगी। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसका उद्देश्य किसी भी तरीके की बाय या सेल रिकमेंडेशन देना नहीं है। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली किस कंपनी का डिटेल स्टडी आप देखना चाहते हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगली डीप डाइव स्टॉक एनालिसिस के साथ।